हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस बार भी 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है। ऐसे में हम कम से कम समय में सिर्फ इन्हीं सब क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छा मार्क ला सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। पूरे 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में। वो 7 टॉपिक कौन कौन से होंगे? देखिए, फर्स्ट है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसके 3 क्वेश्चन। सेकंड है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, इसके 3 क्वेश्चन। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसके 3 क्वेश्चन। फोर्थ है सिंटैक्स, इसके 3 क्वेश्चन। फिफ्थ है एंटोनिम्स, इसके 3 क्वेश्चन। और 6 टॉपिक है सिनोनिम्स, इसके भी 3 क्वेश्चन। और लास्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसके भी 3 क्वेश्चन। तो टोटल 7 टॉपिक हैं, एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन, टोटल मैं आपको 21 क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि समय आपके पास कम है। ऐसे में इन सबके क्वेश्चन को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और इसका आंसर जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप उसको सॉल्व करके आएंगे। कब? जब आप अच्छे से इसको पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, पानी वानी लेकर बैठिएगा ताकि नींद ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को। ठीक है, इसमें करना क्या होता है चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो टाइम से मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नाम से स्पष्ट है, हमें डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलना है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो बहुत हुआ, आसान वाला तो हमने देख लिया। अब जो एग्जाम में आते हैं उसको देखते हैं। देखिए क्या है, मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, यानी कि माताजी ने मुझसे कहा क्या तुम स्कूल गए थे। अब आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है? देखिए सबसे पहले यहां पर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें ये कौन सा सेंटेंस है? देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया। पहले तो ये इंट्रोगेटिव है, उसके बाद इसमें कौन सा टेंस है इसको पहचानिए। डिड यू गो टू स्कूल, डिड कहां लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में डिड पहले लगता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सैड टू के स्थान पर हम आस्क्ड का यूज करते हैं। तो लिखेंगे मदर आस्क्ड। ठीक है, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड, मदर आस्क्ड मी। ठीक है, अब लगाएंगे इफ का यूज करते हैं। देखिए जैसे आप लोग सिंपल वाले में दैट का यूज करते थे बीच में, ऐसे इंट्रोगेटिव में हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। वेदर भी देख लीजिए, ये WHETHER, इसका भी हम यूज कर सकते हैं इफ के स्थान पर। दूसरी चीज, हम आस्क्ड के स्थान पर इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ कैसे लिखेंगे उसको भी मैं लिख देता हूं। देखिए कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, चाहे आप आस्क्ड लिखिए चाहे इंक्वायर्ड ऑफ लिखिए, दोनों सेम है। इफ, अब देखिए आपको क्या लिखना है? पहले सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको हम पैसे इसमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ये कन्वर्ट होगा। तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है मी के लिए हम लिखेंगे आई। मी के लिए सब्जेक्टिव क्या लिखेंगे? आई। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ये है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो इसके साथ हैड का यूज करेंगे। किसका? हैड का। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। ठीक है, आई हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, बस हो गया आपका ये। तो ऐसे ही आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। अगर आपने रूल्स नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में कम आएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए जब भी पढ़िए। तो देखिए यहां पर क्या होगा, सैड टू के स्थान पर आस्क्ड, तो मदर आस्क्ड मी। ठीक है, फिर बीच में हम इफ या वेदर लगाएंगे तो हमने इफ लगा दिया। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। मे के लिए हम सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऊपर है, इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। तो हैड गॉन टू स्कूल। बस समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए क्या है, माई फादर सेड टू मी डो नॉट लाफ एट द ओल्ड बेगर, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो। ठीक है, ये तो सही बात है, बूढ़े भिखारियों पर नहीं हंसना चाहिए, किसी भी भिखारी पर, किसी पर भी आप मत हंसें। ठीक है, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो। तो ये कौन सा
सेंटेंस से पहले ये इंपरेटिव सेंटेंस है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, एडवाइस दिया जा रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कौन, अब वो आपको कैसे बदलना है, तो लिखेंगे माई फादर, माई फादर। अब देखिए जो पिताजी हैं वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, वो हमें एडवाइस दे रहे हैं। आप यहाँ पर एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं या आस्क्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमसे पूछ रहे हैं या हमें एडवाइस दे रहे हैं, तो चलिए हम एडवाइज्ड ही लिख देते हैं, ठीक है। या सजेस्ट कर रहे हैं, वो सजेस्टेड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड मी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम टू का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर निगेटिव है, डू नॉट है, तो पहले नॉट का यूज करेंगे तब टू लिखेंगे, नॉट टू लॉफ, ठीक है, नॉट टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर। तो इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था, हमें थोड़ा बहुत करना था, उसको मैंने कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए यहां पर सेड टू के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, देखिए पहले रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ लेंगे, इसमें जो कुछ भाव दिया गया उसके अनुसार लिखेंगे। अगर यहां पर रिक्वेस्ट किया जाता तो हम यहां पर रिक्वेस्टेड लिख के, अगर ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर लिखते। अब हमारे पिताजी एडवाइस दे रहे हैं कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो, तो हमने एडवाइस लिख दिया, ठीक है। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, यहां पर हम टू का यूज करते हैं, लेकिन ये निगेटिव है तो नॉट टू लिखेंगे, ठीक है। फिर लॉफ एट द ओल्ड बेगर, बस हो गया। अच्छा तीसरा देखिए, अब यहां पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, देखिए I said to her, where do you live? मैंने उससे कहा तुम कहां रहती हो, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आ गया है, तो क्वेश्चन वर्ड अगर आपका पहले आता है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, इफ या वेदर का यूज नहीं करते। तो यहां पर लिखेंगे आई। अब said to के स्थान पर हम asked का यूज करेंगे, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव में asked का यूज करते हैं, I asked her, ठीक है। अब हम डायरेक्टली where लिख देंगे, where क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आगे तो उसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं, इफ या वेदर का यूज नहीं करते। तो माई आई आस्क्ड हर वेयर। अब देखिए यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट है, हर के लिए हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, क्योंकि ये लेडीज हैं तो इसके लिए हम सी यूज करेंगे, सी। अब देखिए ऊपर कौन सा टेंस है, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको जब पैसिव वॉइस में सॉरी इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। तो वेयर सी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, तो लिव का हो जाएगा लिव्ड। बस तो थोड़ा बहुत समझिए, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कुछ समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बहुत है, आगे मैं बताता रहूंगा। आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, एक सेंटेंस कंप्लीट। सी वाज वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल, वह बहुत लंबी और सुंदर थी, ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंस को ऐसे जोड़कर आप एक वाक्य बनाइए, वो भी कौन सा वाक्य, सिंपल सेंटेंस जो आपके ब्रेकर में दिया गया वही आपको बनाना है। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर आपको एक वाक्य बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे आई सा ये वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो आई सा ये वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि मैंने एक बहुत लंबी और सुंदर लड़की को देखा। अब देखिए हमने सेम, ऊपर भी वही था, मैंने एक लड़की को देखा, वह बहुत लंबी और सुंदर थी, नीचे क्या है, मैंने एक बहुत लंबी और सुंदर लड़की को देखा, सेम मीनिंग है, बट मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स अ सिंथेसिस, यही सिंथेसिस है, ठीक है, जो ब्रैकेट में दिया गया उसी में कन्वर्ट करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं क्या है। देखिए द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट इज ए फैक्ट, यानी कि ताज जो है ये सबसे सुंदर इमारत है, इट इज ए फैक्ट, यह सच है। तो ताज सबसे सुंदर इमारत है, यह सच है, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कैसे बदलेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे इट इज ए फैक्ट, इट इज अ फैक्ट, ठीक है। अब बीच में लगा देंगे डैट, बीच में क्या लगा देंगे, डैट, ठीक है। द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग।
तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, इट इज ए फैक्ट दैट द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि यह सच है कि ताज सबसे सुंदर इमारत है। ठीक है, बस हो गया सिंपल सा, यह सच है कि ताज सबसे सुंदर इमारत है। ऊपर क्या था, ताज सबसे सुंदर इमारत है, यह सच है। नीचे भी वही है, यह सच है कि ताज सबसे सुंदर इमारत है। मीनिंग सेम है, बट मैंने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, ही वाज रीडिंग ही स्लेप्ट, यानी कि वह पढ़ रहा था, वह सो गया। ठीक है, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे व्हाइल रीडिंग, व्हाइल रीडिंग, पढ़ते समय या पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट, वह सो गया, तो पढ़ते समय वह सो गया। बस कॉमा लगाकर मैंने ये देखिए काम बना दिया। ठीक है, यानी कि 2 सेंटेंस को मैंने एक सेंटेंस बना दिया, वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दैट्स सिंपल, दोनों का मीनिंग सेम है, वह पढ़ रहा था, वह सो गया, पढ़ते पढ़ते वह सो गया। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए आता है ट्रांसफॉर्मेशन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि पाठ समझने के लिए बहुत कठिन है। ठीक है, यानी कि ऐसा पाठ है जिसको समझा नहीं जा सकता। इसमें से आपको TOO वाले 2 को हटा देना है, तो लिखेंगे द लेसन इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। ठीक है, दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, ठीक है, तो देखिए द लेसन इज सो डिफिकल्ट, पाठ बहुत कठिन है, दैट वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, पाठ बहुत कठिन है जिसको कोई समझ नहीं सकता। ठीक है, कैन नॉट अंडरस्टैंड, तो ये आपका हो जाएगा। जब TOO वाले 2 को हटाएंगे तो सो लगाएंगे, फिर कैन नॉट का यूज हम कर देंगे, बस सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 नंबर देखिए, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी कि जो मनी है, जो धन है, वो पेड़ पर नहीं उगते हैं। इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, देखिए डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। ठीक है, ट्रीज, तो डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्या पेड़ क्या धन, क्या रुपया पेड़ पर उगता है। ऊपर क्या था, रुपए पेड़ पर नहीं उगते हैं, नीचे क्या है, क्या रुपया पेड़ पर उगता है। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है, ही इज वेरी एक्सीलेंट टीचर, वह बहुत उत्कृष्ट अध्यापक है, बहुत अच्छे अध्यापक हैं। इसको आपको एक्सक्लामेटरी में बदलना है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, तो लिखेंगे हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, कितने अच्छे अध्यापक वो हैं। ठीक है, कितने अच्छे, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, कितने अच्छे अध्यापक वो हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए आता है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, चौथा टॉपिक। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, अगर सेंटेंस में कोई भी गलती है उसको सही कीजिए, वही होता है सिंटैक्स, वाक्य संशोधन हिंदी में बोलते हैं। देखिए सोनू इज माय ओल्डर ब्रदर, सोनू मेरा बड़ा भाई है। तो देखिए सोनू अपने सगे भाई के लिए हम क्या करते हैं, एल्डर का यूज करते हैं, ओल्डर का नहीं। तो यहां पर सिर्फ थोड़ी सी गलती है, सोनू इज माई एल्डर ब्रदर, ELDER रहेगा। ठीक है, एल्डर ब्रदर, सोनू इज माई एल्डर ब्रदर, सोनू मेरा बड़ा भाई है। क्योंकि मेरा बड़ा भाई है तो ओल्डर तो हम दूसरों के लिए यूज करते हैं, एल्डर अपने भाई के लिए यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए 11 नंबर, आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं। तो इसमें गलती क्या है, आई एम फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, प्ले क्रिकेट, फॉन्ड ऑफ प्ले, प्लेइंग, यहां पर प्लेइंग रहेगा। ठीक है, प्लेइंग, क्योंकि फॉन्ड ऑफ रहेगा, इसके साथ वर्ब में ING, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए, ही इज MP, वह एक सांसद है। ठीक है, तो यहां पर गलती क्या है, ही इज एन MP। देखिए MP के साथ एन लगता है, याद रखिएगा, क्योंकि एक पद है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जो ओबेल्स होते हैं AEIOU, अगर ओबेल से स्टार्ट होता है तभी हम एन का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग सिंटैक्स में जाकर रूल्स को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आगे हम एन का यूज करते हैं बिना ओबेल के भी। ठीक है, तो ही इज एन MP, वह एक सांसद है, बस सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारा देखिए एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द जिसको हम लोग बोलते थे एक दूसरे के विपरीत। जैसे देखिए 13 नंबर, बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, तो इसका क्या हो जाएगा, टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होगा, डरपोक,
तो बहादुर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? डरपोक। एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं, ठीक है, एक दूसरे का एंटोनिम्स है ये। 14 नंबर देखिए गेन। गेन का मतलब होगा लाभ या प्राप्त करना, इसका हो जाएगा लॉस। लॉस का मतलब होगा हानि या हानि, ठीक है। तो गेन का मतलब लाभ, लॉस का मतलब हानि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर ऑनेस्ट, यहां पर टी कर दीजिए। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, तो इसका हो जाएगा डिसऑनेस्ट भी आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं करप्ट। करप्ट का मतलब होता है बेईमान या भ्रष्ट, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे क्योंकि इनके अर्थ विपरीत हैं। बोल्ड का मतलब बहादुर, तो इसका हो जाएगा टिमिड, डरपोक। गेन का मतलब लाभ, लॉस का मतलब हानि। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, करप्ट का मतलब बेईमान, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। जैसे अभी हमने देखा विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते थे, अब आता है सिनोनिम, समानार्थी शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ रखते हैं, ठीक है, समान अर्थ। 16 नंबर देखिए बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो इसका हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता भी होता है बनाना या निर्माण करना, ठीक है। बिल्ड का मतलब भी होता है बनाना या निर्माण करना, कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बनाना या निर्माण करना, तो इसका मीनिंग सेम है। 17 नंबर देखिए कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, तो देखिए इसका हो जाएगा एडमिट। एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना, या हो जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना, तो कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, एडमिट एंड एक्सेप्ट का मतलब भी स्वीकार करना। 18 नंबर देखिए डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब खोज करना, ठीक है, तो इसका हो जाएगा इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब भी होता है खोज करना। तो देखिए ये तो वर्ड अलग अलग है बट इनकी मीनिंग सेम है। दैट्स अ समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स, ठीक है, सेम चीजें हैं, बस सिंपल सिंपल है, सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे देखिए, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, ठीक है, क्या होता है? अविश्वसनीय, ठीक है, अविश्वसनीय का मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके, ठीक है, अविश्वसनीय, एक वर्ड में। 20 नंबर देखिए व्हिच इज इजीली ब्रोकन इनटू पीसेज, जो आसानी से टुकड़ों में टूट जाता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेगाइल। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब होता है भंगुर, ठीक है, यानी कि बहुत ही नरम, जो आसानी से टुकड़ों में टूट जाए, या इसी हम बोल सकते हैं नाजुक, ठीक है, जो नाजुक चीजें होती हैं, भंगुर होती हैं, वो आसानी से टुकड़ों में टूट जाती हैं। व्हिच इज इजीली ब्रोकन इनटू पीसेस, जो आसानी से टुकड़ों में टूट जाए वो होगा फ्रेगाइल। 21 देखिए ये पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो लिख और पढ़ नहीं सकता, पढ़ और लिख नहीं सकता, उसे हम लोग बोलते हैं इलिटरेट। इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, ठीक है, या निरक्षर। निरक्षर या अनपढ़, जो पढ़ और लिख नहीं सकता, ठीक है, वो होगा अनपढ़, ठीक है, जो पढ़ लिख नहीं पाएगा उसे अनपढ़ ही बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो टोटल इस वीडियो में मैंने आपको 7 टॉपिक बताए, एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन, टोटल 21 क्वेश्चन बताए। आप लोग कमेंट करके बताइए इन 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।